Morning class 8. I hope you all are doing good. Today we are going to start next chapter number 5 in history, when people rebel. Before starting the chapter, let us discuss about the chapters we have studied previously. बेसिकली जब हमने हिस्ट्री में चैप्टर 2 पढ़ा था तो हमने वहां पर ये सब चीजें डिस्कस की थी. हाउ ब्रिटिशर्स केम टू इंडिया विद द आइडिया ऑफ डूइंग ट्रेड. वो यहाँ पर व्यापार करने आए थे, बट किस तरीके से धीरे धीरे उन्होंने थ्रू आउट अवर कंट्री पूरा सेटलमेंट कर लिया, वो यहीं पर सेटल हो गए. चैप्टर का नाम भी आपने याद हो तो हमने चैप्टर का नाम जो पढ़ा था वो था फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी. तो अब वो जो ब्रिटिशर्स थे जो यहाँ पर ट्रेड करने के इरादों से आए थे, उनके इरादे किस तरीके से यहाँ पर सेटल होने में कन्वर्ट हो गए, और उसके बाद सेटलमेंट के बाद किस तरीके से उन्होंने डिस्क्रिमिनेशन किया बिटवीन द इंडियन पीपल एंड द ब्रिटिशर्स, जिसकी वजह से जो इंडियंस थे वो इंडियंस रिबेल करने पर उतर आए. रिबेल का मीनिंग होता है बेटा विद्रोह करना, किसी भी चीज के अगेंस्ट अपनी आवाज उठाना. लाइक अगर आपके खिलाफ कुछ गलत हो रहा है या आपके साथ कुछ गलत हो रहा है तो आप जब अपनी वॉइस रेज करते हैं तो उस वॉइस रेजिंग को ही हम क्या बोलते हैं, रिबेल करना. आप सबने शायद मूवी भी देखी होगी बागी अ रिबेलियन, तो वहां से आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं कि वहां पर वो किस तरीके से जो भी उसकी फ्रेंड के साथ गलत हो रहा होता है उस सब के लिए फाइट करता है. तो चैप्टर का नाम सजेस्ट कर रहे हैं कि व्हेन पीपल रिबेल. रिबेलिंग हुआ क्यों था, लोगों ने विद्रोह करना शुरू क्यों किया. एवरीथिंग वाज गोइंग स्मूथ, सारी चीजें अच्छी चल रही थी, बट ब्रिटिशर्स ने ऐसी कौन सी गलतियां की जिसकी वजह से हम इंडियंस जो थे या उस टाइम पर जो इंडियंस थे वो रिबेल करने के लिए मजबूर हो गए. बेसिकली अगर मैं इसको शॉर्ट ट्रिक आपको बताऊं कि लोगों ने रिबेल करना क्यों शुरू किया, रीजन फॉर रिबेल, तो रीजन फॉर रिबेल को मैं प्राइम से आपको लर्न करने की ट्रिक एक्सप्लेन करती हूँ. हमारे पास ये रीजंस हैं, रीजंस फॉर रिबेल. हमारे पास जो कारण थे, जिन कारणों से लोगों ने विद्रोह करना स्टार्ट किया, तो उसमें सबसे पहला जो कारण था, पी स्टैंड्स हियर फॉर पॉलिटिकल. कुछ पॉलिटिकल रीजंस हुए लोगों के बीच में जिनकी वजह से उन लोगों ने विद्रोह किया. आई विल एक्सप्लेन यू वन बाय वन क्या रीजंस किस वजह से अराइज हुए, बट फॉर द टाइम बिंग मैं आपको सिर्फ इतना एक्सप्लेन कर रही हूँ कि ये जो रीजंस हैं ये कौन कौन से रीजंस थे. उसके बाद आर स्टैंड्स फॉर रिलीजियस रीजंस. उनके जो रिलीजियस सेंटिमेंट्स थे, धार्मिक जो उनकी आस्थाएं थी, वो किस तरीके से हर्ट की गई जिसकी वजह से लोग विद्रोह करने के लिए उतरे. नेक्स्ट थर्ड इज इमीडिएट. इमीडिएट का मतलब होता है तुरंत. तुरंत यानी कि कुछ ब्रिटिशर्स ने ऐसा किया जिसकी वजह से लोगों को ये आइडियाज उनके माइंड में आए कि क्यों ना हम अभी रिबेल करना स्टार्ट करें, जिसका रिजल्ट अभी हमें हैंड टू हैंड मिल जाएगा. तो इमीडिएट कॉजेज वर दोज कॉजेज. एम इज फॉर मिलिट्री. मिलिट्री यू ऑल नो, जितने भी सिपाही थे या जितने भी हमारे सेना के लोग थे वो किस तरीके से ईस्ट इंडियन कंपनी को सर्व कर रहे थे, बट वहां पर भी कुछ डिस्क्रिमिनेशन हुए थे. उनके और ब्रिटिश जो सिपाहीज थे उनके बीच में थोड़े डिस्क्रिमिनेशन हुए थे, जिन डिस्क्रिमिनेशन की वजह से मिलिट्री कॉजेज अराइज हुए थे. एंड नेक्स्ट इज अवर इकोनॉमिक रीजंस. इकोनॉमिक मीन्स मनी रिलेटेड इश्यूज किस तरीके से उस टाइम के लोगों में आए जिसकी वजह से जो एक रीजन अराइज हुआ वो रिबेलियन रीजन अराइज हुआ. मूविंग ऑन, अगर हम बात करें जो ब्रिटिशर्स थे, उन ब्रिटिशर्स से या ईस्ट इंडियन कंपनी से इफेक्ट होने वाले हमारे 3 कैटेगरी के अलग अलग लोग थे. सबसे पहले हमारे थे किंग्स या फिर नवाब्स, जो हमारे राजा हुआ करते थे. नेक्स्ट थे हमारे पीजेंट्स. पीजेंट्स यानी कि जो हमारे किसान हुआ करते थे. और इसके बाद थे हमारे सिपॉइज. सिपॉइज यानी कि जो हमारे सिपाही हुआ करते थे. ये तीनों मेन रोल प्ले करते हैं. मैं इनमें से आपको कैसे कैसे कनेक्ट कर सकते हैं वो मैं बता देती हूँ. ये जो हमारे पॉलिटिकल इश्यूज अराइज हुए, पॉलिटिकल रीजंस थे रिबेल के, वो अराइज हुए हमारे किंग्स और नवाब्स की वजह से. कैसे? इनिशियली क्या हुआ करता था बेटा, जब हमारी कंट्री में ब्रिटिशर्स से पहले मुगल्स का राज हुआ करता था. मुगल यूज्ड टू रूल अस, बट जब ईस्ट इंडियन कंपनी इंडिया में आई तो उसके बाद उन्होंने लोगों को ये कन्विंस करना शुरू कर दिया कि आप ब्रिटिशर्स को अपना राजा कहना बंद कर दीजिए. ब्रिटिशर्स आर नो मोर आवर किंग्स. सारी की सारी पावर्स अब किसके हाथ में लाई करती है, ब्रिटिशर्स के हाथ में लाई करती है. तो ये चीज जो राजा हुआ करते थे, स्पेशली बहादुर शाह जफर, औरंगजेब, इन सबको काफी ज्यादा हर्ट कर गई कि ब्रिटिशर्स क्या किया करते थे, उनसे पैसे ले रहे हैं, उनसे टैक्सेस ले रहे हैं, उनकी लैंड यूज कर रहे हैं, उनके सिपॉइज यूज कर रहे हैं. इंस्टेड उनके बदले में बीइंग थैंकफुल, उनको थैंकफुल होने के बजाय
उनको क्या मिल रहा है कि उनको आप राजा ना बोले। तो उस केस में जो हमारे राजा हुआ करते थे उनके सेंटिमेंट्स बहुत ज्यादा हर्ट हो गए। तो उन लोगों ने क्या करना स्टार्ट किया, उन लोगों ने लोगों को ये चीज कन्वे करना शुरू की कि हम ही आपके राजा हैं और आप ब्रिटिशर्स को अपना राजा नहीं बोलेंगे। तो इस रीजन की वजह से एक कॉन्फ्लिक्ट उनके बीच में स्टार्ट हुआ, जो रिबेल का मेन रीजन बना। या सो वी वर टॉकिंग अबाउट कि किस तरीके से किंग्स जो थे, नवाब्स जो थे, उनके सेंटिमेंट्स ब्रिटिश गवर्नमेंट हर्ट कर रही थी। इसी चीज में मैंने आपको बताया कि जो बहादुर शाह जफर थे, बहादुर शाह जफर लास्ट पावरफुल मुगल रूलर थे। उनके बाद औरंगजेब जो आए, उनको ब्रिटिशर्स ने ये चीज बोल दी कि इनको हम लास्ट मुगल एम्परर के नाम से या लास्ट किंग के नाम से डिनोट करेंगे। इसके बाद जो भी इनके आगे आने वाली जनरेशंस होंगी उनको हम किंग का टाइटल नहीं देंगे, इनको हम प्रिंस बोलेंगे। प्रिंस यानी कि राजकुमार बोलेंगे, उनको हम किंग का टाइटल नहीं देंगे। और अल्टीमेटली जो किंग होगा या किंग की जो पावर्स होंगी वो हमारे हाथ में होंगी। सेकेंड चीज जो वहां पर अराइज हुई, जैसे डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स था, गवर्नमेंट ने डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स इंट्रोड्यूस किया था। उसमें ये था कि अगर किसी भी किंगडम में किंग मर गया है और उसके बाद हायरार्की में उसका बेटा रियल सन एग्जिस्ट नहीं करता, तो वो टेरिटरी किसके अंडर आ जाएगी, ब्रिटिशर्स के अंडर आ जाएगी। जैसे आपको याद भी होगा जो रानी लक्ष्मीबाई थी, उनके राजा की डेथ हो गई थी, उनके हस्बैंड की डेथ हो गई थी। तो उसके बाद क्या हुआ था कि उन्होंने एक बेटा गोद लिया था इसी चीज को उसके अगेंस्ट जाने के लिए या फिर इस चीज को खत्म करने के लिए कि वो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स खत्म कर सकें। तो ये जो इश्यूज थे वो बेसिकली हमारे पॉलिटिकल इश्यूज थे, जिनकी वजह से हमारा रिबेल जो था वो स्टार्ट हुआ। नेक्स्ट हम बात करें रिलीजियस जो रीजंस थे रिबेल के लिए। रिलीजियस रीजंस कौन कौन से थे? तो रिलीजियस रीजंस की अगर हम बात करें तो रिलीजियस रीजन में सबसे पहला जो रीजन था, आप लोगों को पता होगा, ब्रिटिशर्स ने सती प्रथा और विडो रिमैरिज दोनों को ही, सती प्रथा को बैन किया और विडो रिमैरिज को प्रमोट किया। तो इससे क्या हुआ था, उन लोगों ने ये चीज एक्सपेक्ट की इंडियंस से कि सती प्रथा को वो लोग रोक देंगे और विडो रिमैरिज को वो लोग प्रमोट करेंगे, यानी कि उस चीज को बढ़ावा देंगे। बट हमारे जो इंडियंस थे, जो ऑर्थोडॉक्स टिपिकल फैमिली से बिलोंग करते थे, वो इस चीज के बिल्कुल अगेंस्ट हो गए। वो ये नहीं चाहते थे कि उनकी जो सती प्रथा की कस्टम्स चली आ रही हैं वो कहीं भी उनके रिलीजन में रुकावट बने। इसी के साथ साथ जो दूसरे रिलीजियस इश्यूज उन लोगों को आए थे वो ये थे कि ब्रिटिशर्स क्या करते थे, ब्रिटिशर्स हमारे इंडियन सिपाहीज को, जो इंडियन सिपाही होते थे, उनको लड़ाने के लिए, उनको दूसरी कंट्रीज के साथ फाइट आउट करने के लिए हमारी कंट्रीज से दूसरी कंट्रीज लेकर जाते थे वाटर या फिर सी रूट्स के थ्रू। और ऐसा माना जाता था इंडियन कस्टम्स में या इंडियन ट्रेडिशंस के अकॉर्डिंग कि जो ब्रिटिशर्स या फिर जो इंडियन सी रूट मतलब समुद्र के रास्ते अपनी कंट्री को पार करके वहां से जाएगा, उसका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा या उसका जो धर्म है, उसका जो रिलीजन है वो डिसरप्ट हो जाएगा। तो एक और ये भी मेन पॉलिटिकल रीजन था जिसकी वजह से जो हिंदूज थे या फिर जो इंडियंस थे उनके रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट हो रहे थे। इसी के साथ साथ ब्रिटिशर्स क्या कोशिश कर रहे थे, वो जितने भी क्रिश्चियन स्कूल्स थे, मिशनरी स्कूल थे, अगर उसमें किसी भी इंडियन को एजुकेशन लेनी है या पढ़ना है तो उसके लिए उन्होंने स्ट्रिक्टली क्या रूल बनाया कि वो सारे लोग जो वहां पर पढ़ रहे हैं, वो सारे स्टूडेंट्स जो वहां पर क्रिश्चियन स्कूल्स में पढ़ रहे हैं, मिशनरी स्कूल्स में पढ़ रहे हैं, उनको अपना रिलीजन कन्वर्ट करके क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करना होगा, क्रिश्चियनिटी रिलीजन को फॉलो करना होगा। तो ये मेन हमारे 3 रिलीजियस रीजंस थे जिसकी वजह से लोगों में ये कॉन्फ्लिक्ट्स राइज हुए कि हम अपने रिलीजन को चेंज करके क्यों इन सब चीजों को सपोर्ट करें। तो इन सब चीजों के सपोर्ट में ना जाकर या ब्रिटिशर्स को अपने सपोर्ट ना देकर अपना जो भी पॉसिबिलिटी थी उस चीज को फुलफिल ना करके उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने रिबेल करना यानी कि विद्रोह करना एक ज्यादा बेटर ऑप्शन माना। सो वी वर डिस्कसिंग कि किस तरीके से उन्होंने जितने भी मिलिट्री ऑफिसर्स थे या सिपाहीज थे उनको कन्विंस किया कि अगर वो लोग ओवरसीज जाएंगे तो वो क्रिश्चियनिटी रिलीजन में कन्वर्ट हो जाएंगे या उनका जो धर्म है वो
करप्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है इमीडिएट रीजंस। क्या इमीडिएट रीजंस थे जिसकी वजह से रिवॉल्ट स्टार्ट हुआ? बेसिकली क्या हुआ था, जब 1856 में ओवरसीज का लॉस पास हुआ था और 1850 में ये क्रिश्चियनिटी कन्वर्जन चल रहा था, उसी के साथ साथ 10 मई 1857 में बैरकपुर रेजिमेंट में एक नए गवर्नर जनरल आए थे जिनका नाम था जनरल बख्त खान। उन्होंने वहां तक मार्च किया अपने ब्रिटिश आर्मी के साथ या ब्रिटिश सोल्जर्स के साथ, और वहां जाकर उन्होंने एक नई तरीके के कार्ट्रिजेस इंट्रोड्यूस कराए। कार्ट्रिजेस होते हैं जो हम बंदूक में गोलियां लगाते हैं या फिर जो बंदूक में जो रॉ मटेरियल हम यूज करते हैं एज अ गन पाउडर। तो वो जो कार्ट्रिजेस थे वो कार्ट्रिजेस पिग और काऊ के फैट से बने हुए थे। एंड आप लोग ये चीज जानते हो, जो लोग हिंदू हैं उनके लिए काउज सैक्रेड है, दे वर्शिप देम लाइक मदर्स, और जो पिग्स हैं वो मुस्लिम्स उस रिलीजन को या फिर उस एनिमल के अगेंस्ट है, उसके कंजम्पशन के अगेंस्ट है। तो इसमें जितने भी इंडियंस की हम बात करें, बीइंग इट हिंदू, चाहे वो हिंदू रहे हो चाहे वो मुसलमान रहे हो, दोनों के ही कहीं ना कहीं रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट हो रहे थे, जिसकी वजह से उन रेजिमेंट के जितने भी सिपाहीज थे उन्होंने उस चीज का रिवॉल्ट किया या उस चीज के अगेंस्ट रिबेल किया। तो वहां पर उस टाइम उस रेजिमेंट में 85 सिपाहीज हुआ करते थे। उनमें से जो उनके लीडर थे मंगल पांडे, उन्होंने अपने जो ऑफिसर थे उन पर अटैक भी किया, जिसकी वजह से उन्हें फांसी दे दी गई, उनको मार दिया गया। जब मंगल पांडे को फांसी दी गई तो आसपास के और जितने भी उनके रेजिमेंट के सिपाहीज थे उनमें एक रिबेल की जो फीलिंग थी वो फीलिंग और ज्यादा अराउज हो गई, इंक्रीज हो गई, जिसकी वजह से उन्होंने क्या किया, उन्होंने भी अपने ही रेजिमेंट में रहकर बहुत सारे रिबेलिंग कंडीशंस स्टार्ट किए, रिबेल करना स्टार्ट किया, जिसकी वजह से उन लोगों को जेल भेज दिया गया। 10 साल के लिए उनको जेल में रखा गया। ये था रिवॉल्ट का इमीडिएट रीजन। बेसिकली उनका जो रेजिमेंट था, यहाँ पर मैंने मेंशन भी किया है, जो रेजिमेंट का नाम है वो 34 नेटिव इन्फेंट्री है। वहां पर वो बैरकपुर में हुआ करता था, जो रिवॉल्ट का इमीडिएट रीजन बना। मूविंग ऑन फर्दर, पॉलिटिकल हम डिस्कस कर चुके हैं, रिलीजियस हम डिस्कस कर चुके हैं, इमीडिएट हम डिस्कस कर चुके हैं। बात करें मिलिट्री की, तो मिलिट्री में ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया कि वो किस तरीके से सिपाहीज का रिलीजन चेंज करने के लिए, रिलीजन करप्ट करने के लिए वहां पर अलग अलग कंडीशंस अप्लाई कर रहे थे। अगर हम बात करें मिलिट्री रीजंस क्या रहे इसके अलावा, तो इसके अलावा जो रीजंस थे वो ये थे, जो ब्रिटिश सिपाहीज थे उनको हायर पोस्ट दी जाती थी एज कंपेयर टू इंडियन सोल्जर्स। तो एक चीज तो उनके सेंटिमेंट्स को ये बहुत ज्यादा हर्ट करती थी कि ये भी सोल्जर्स हैं, हम भी सोल्जर्स हैं, हम इस कंट्री के नेटिव्स हैं, स्टिल हमें वो पोजीशन नहीं मिल रही है। और पोजीशन ना मिल पाने की वजह से जो उनके सैलरीज में डिफरेंसेस होते थे, ब्रिटिशर्स हायर पोस्ट पे होने की वजह से ज्यादा अमाउंट ऑफ सैलरीज लेते थे एज कंपेयर टू द इंडियन सोल्जर्स। उनका एक्सप्लॉयटेशन ज्यादा होता था, उनसे काम ज्यादा लिया जाता था, उनको रैंक नीचे दी जाती थी और उसके बदले में उनको पैसा भी कम दिया जाता था। तो अगर आपके साथ इस तरीके का कोई भी डिसएग्रीमेंट हो या आपके साथ कोई भी ये भेदभाव हो, तो उस केस में आप क्या सोचेंगे कि हमें उस चीज के अगेंस्ट अपनी वॉइस को रेज करना चाहिए। तो सिमिलर वे से जो इंडियन सिपाहीज थे उन्होंने भी अपनी वॉइस को रेज करना सही समझा, और रेज करने का जो उन्होंने तरीका यूज किया था वो वही यूज किया था जो अभी हम ऑलरेडी इमीडिएट कॉजेज में डिस्कस कर चुके हैं। फाइनल जो हमारा रीजन आता है जिसकी वजह से हमारा रिबेल स्टार्ट हुआ, रिबेल जो हमारा स्टार्ट हुआ वो सबसे पहले मेरठ से स्टार्ट हुआ 9 मई 1857 में। मेरठ में सिपाहीज ने ये रिबेल स्टार्ट किया और ये रिबेल इंक्रीज होते होते कंट्री के हर पार्ट तक, जहां पर भी लोग इस चीज को अनटॉलरेट कर रहे थे या वो टॉलरेबल कंडीशन से बाहर जा रहा था, वो उस सारे एरियाज में अफेक्ट हो गया। इकोनॉमिक कॉजेज डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कॉन्सिक्वेंसेस क्या रहे थे रिबेल के। तो बेसिकली जो इकोनॉमिक कॉज थे, जब आपने चैप्टर 2 में याद होगा स्टार्टिंग में हमने ये पढ़ा था कि जब ब्रिटिशर्स इंडिया आए थे तो वो यहाँ पर ट्रेड के पर्पज से आए थे। तब उनके पास ना तो यहाँ पर फैक्ट्रीज हुआ करती थी, ना रॉ मटेरियल हुआ करता था, और वो किसी भी तरीके से यहाँ पर सोर्स ऑफ अर्निंग नहीं ले पा रहे थे। बेसिकली वो क्या करते थे, ब्रिटेन से वो यहाँ पर गोल्ड कॉइन्स मंगाते थे, उन गोल्ड कॉइन से वो लोग यहाँ पर ट्रेड करते थे और फिर रॉ मटेरियल यहाँ से खरीद के फिर वो अपनी फैक्ट्रीज ब्रिटेन में वहां पर
चीजें बनाने के लिए यूज करते थे। बट जैसे जैसे उन्होंने अपनी टेरिटरीज इंडिया में डेवलप कर ली, वैसे वैसे क्या होने लगा, उनको ब्रिटेन से भी अब कोई भी करेंसीज मंगाने की या कोई भी वैल्यूएबल थिंग्स मंगाने की नीड नहीं रही। और दूसरी चीज, उन्होंने यहीं की करेंसी को यहीं के किंग से टैक्सेस के फॉर्म में लेकर या रिवेन्यू के फॉर्म में लेकर अपनी ही फैक्ट्री सेटअप करके वही सामान खुद से रॉ मटेरियल भी प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया। बेसिकली पीजेंट्स क्या करते थे, किसान क्या करते थे, वो उनसे लोन लेते थे। लोन लेने की वजह से जब वो लोन उनको वापस रीपे नहीं कर पाते थे, क्योंकि जो लोन के रेट्स होते थे वो बहुत ज्यादा हाई होते थे और उतना ज्यादा अमाउंट ऑफ पैसा उनको नहीं मिलता था जो उन्होंने क्रॉप ग्रो की है उसके लिए। वो रॉ मटेरियल उनसे सस्ते में खरीदते थे, तो होता क्या था, उनका रॉ मटेरियल भी चला जाता था चीपर प्राइसेस में। दूसरा चीज, जब वो उस टैक्स को या फिर जो उन्होंने लोन लिया है उसको रीपे नहीं कर पा रहे हैं, तो उनकी जो लैंड्स थी वो लैंड्स भी उनके हाथ से छिन जाती थी या चली जाती थी, तो उनके पास सोर्स ऑफ अर्निंग कुछ नहीं बचता था। ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें ब्रिटिशर्स की, तो ब्रिटिशर्स क्या करते थे, उनके पास लोन भी आ गया, उनके पास रॉ मटेरियल भी आ गया, उनके पास मनी भी आ गया, उनके पास जगह भी आ गई जहां पर वो अपनी फैक्ट्री सेटअप कर सकते थे। तो उन्होंने पीजेंट्स को बिल्कुल कंगाल कर दिया, नील कर दिया, उनके पास कोई पैसा नहीं बचा। सिमिलर वे से जो मर्चेंट्स, हमारे इंडियन मर्चेंट्स हुआ करते थे, उनको भी पूरी तरीके से उन्होंने मनीलेस कर दिया। तो जिसकी वजह से एक जो गुस्सा था वो किस में भी आ गया, अब पीजेंट्स भी इस चीज को रियलाइज करने लगे कि ये किस तरीके से हमारा डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं। तो पीजेंट्स ने भी बेसिकली यही चीज की कि उन लोगों ने भी रिबेल में या उस रिवॉल्ट में, जो रिवॉल्ट मार्च 1857 में स्टार्ट हुआ था मेरठ से, उस रिबेल्ट में अपना कंट्रीब्यूशन करना इम्पोर्टेंट समझा। बट अब हुआ क्या, क्योंकि हमारी कंट्री में वो जो रिबेल हो रहा था वो कंट्री के अलग अलग पार्ट में हो रहा था और वो हिस्सों में हो रहा था, जिसकी वजह से हमारी कंट्री उस रिबेल को एग्जीक्यूट नहीं कर पाई, प्रॉपरली वो प्लानिंग नहीं हो पाई, जिसकी वजह से इस रिबेल के जो कॉन्सिक्वेंसेस थे, जो रिजल्ट्स थे, वो एक मासिव फेलियर था। मासिव फेलियर मतलब हम इंडियंस अपने लिए आजादी नहीं अर्न कर पाए, वी वर नॉट एबल टू गेट फ्रीडम फ्रॉम ब्रिटिशर्स, जिसकी वजह से हमारी कंट्री को यही कॉन्सिक्वेंसेस अगेन भुगतने पड़े। बट ये हो गया था कि ब्रिटिशर्स और इंडियंस में कुछ सेटलमेंट्स हो गए थे, कुछ एग्रीमेंट्स के लिए ब्रिटिशर्स रेडी हो गए थे, कुछ एग्रीमेंट्स के लिए इंडियंस रेडी हो गए थे, जिससे जो उनकी डिमांड्स थी कुछ पर्टिकुलर एरियाज में पूरी हो गई थी या फुलफिल हो गई थी, जिसकी वजह से हम इंडियंस कुछ दिनों के लिए सेटिस्फाई हो गए थे। बट नेक्स्ट चैप्टर में हम ये स्टडी करेंगे कि अगेन वो जो स्पार्क था रिवॉल्ट का, वो किस तरीके से री एस्टैब्लिश हुआ, जिसकी वजह से हम ब्रिटिशर्स से अपनी कंट्री को फ्री करा पाए। हम चैप्टर 5 अभी अच्छे से एक्सप्लेन कर चुके हैं। अगर आपको चैप्टर में कोई भी प्रॉब्लम आती है समझने में, तो बेटा आप थॉरोली चैप्टर रीड करेंगे। चैप्टर रीड करने के बाद लाइन टू लाइन उसमें जितने भी पर्टिकुलर ईयर्स चैप्टर में मेंशन है, किस किस ईयर में कौन कौन सा इवेंट हो रहा है, वो इवेंट को आप अपनी नोटबुक में मेंशन करके रख लेंगे, सो दैट जब आप चैप्टर को रिवाइज करें तो उस चैप्टर में वो सारी चीजें कवर हो जाएं जो भी वहां पर इंपॉर्टेंट हैं।